प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम पुनः आपका स्वागत करते हैं। आइए जुड़िए, चीज़ों को समझिए, देखिए, जानिए। आशा है कि आप सभी स्वस्थ व कुशल मंगल से होंगे। यही हमारी कामना है कि आप अवश्य हों ऐसे और इस संक्रमण के दौर में अपने आप को सुरक्षित व व्यवस्थित रखे हों। आज लाइव कक्षा नहीं हो पा रही आपके, संभवतः जो नेट की व्यवस्था होती है वह कहीं न कहीं केबल टूट गई है, कार्य हो रहा है उसका, इस वजह से हम लाइव आपसे आज नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो हम यह वीडियो आपको आपके लिए ही कोशिश करके बना रहे हैं, जिसको हम आपके ग्रुप में इस लिंक को शेयर कर देंगे, जिससे आप अपनी कक्षा का आनंद समय के साथ ले पाएंगे, व्यवस्थित कर पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। आप पुनः हम जुड़ते हैं आपसे आपकी साक्षात्कार की कक्षा में। आप आए, देखें। आदिकाल में हम साक्षात्कार से संबंधित बातें कर रहे थे, क्या क्या और महत्वपूर्ण है आपके लिए। अब हम इसको और थोड़ा सा देख लेते हैं। तो चलिए, साक्षात्कार की कक्षा में हम पुनः आपका स्वागत करते हैं। आइए जुड़िए। टीजीटी पीजीटी के साक्षात्कार में हमें क्या चाहिए, क्या क्या बिंदु और पूछे जा सकते हैं आपसे। मैंने आपसे कहा जोर देकर, सिद्ध साहित्य, सिद्ध की बातें हो चुकी हैं, जिसको आप देख चुके, जान चुके, समझ चुके। नाक की बातें हो चुकी हैं, आप इनको जान चुके। कुछ रासो साहित्य की बातें हो चुकी हैं, और कौन कौन सी बातें निकल कर आती हैं, अब हम उन पर चर्चा करेंगे आपसे। गंभीरतापूर्वक आप इस विषय को ग्रहण करें और अपने फोन में, बार बार मैं इस चीज को कहता हूं आपसे, उसको फुल स्क्रीन पर कर लीजिए। जब भी आप इस कक्षा में शामिल होइए, अपने फोन को फुल स्क्रीन पर कर लीजिए। ईयरफोन का प्रयोग अवश्य कर लीजिए, यानी कि हेडफोन या ईयरफोन, कैसा भी आप जरूर प्रयोग करें। और एक पुस्तिका और लेखनी का प्रयोग भी अवश्य करें। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी चीजें कभी ऐसी व्यवस्थित नहीं हो पाएंगी। मन बड़ा आलसी होता है, इधर उधर भागता है, वह नहीं चाहता है कि हम व्यवस्थित हों, अच्छे हों, ठीक से करें, हर कार्य को व्यवस्थित करें, वह नहीं चाहता है। तो क्या चाहता है मन चाहता है कि नहीं, हम बस इधर उधर किसी तरह से कट जाए, बस ऐसा ही चाहता है मन हमारा। इसलिए आप व्यवस्थित होइए, करिए अपनी चीजों को पूरे मनोयोग से। साक्षात्कार की आज हम आदिकाल के लगभग पॉइंट को समाप्त कर देंगे। आज हम साहित्य की कक्षा नहीं लेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लाइव ही आपकी साहित्य की कक्षा चले। साक्षात्कार की और व्याकरण की 2 कक्षाएं आज हम 1-1 घंटे की आपके साथ लेंगे, शामिल होंगे। आप आनंद लीजिए, चीजों से जुड़िए, व्यवस्थित होइए। तो चलिए, हम लोग साक्षात्कार की कक्षा में देखते हैं कि और क्या आपसे पूछा जाता है आदिकाल में। रासो साहित्य पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। रासो साहित्य से संबंधित चीजों को मैंने कुछ आपको बताया था, समझाया था कि क्या क्या बिंदु आपसे पूछे जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं, जाने जा सकते हैं। आप यहां पर कोशिश करें, एक बार ध्यान दें कि पूछा जाता है एक पृथ्वीराज रासो के बारे में। पृथ्वीराज रासो के बारे में। पृथ्वीराज रासो, यह रासो साहित्य की सबसे प्रसिद्ध रचना है, जिसको आप जानते हैं, जिसके रचनाकार चंद्रवरदाई हैं। आप इसके बारे में भी जानते हैं कुछ, इसके बारे में कि क्या चंद्रवरदाई इसी आधार पर, इसी रचना के आधार पर आचार्य शुक्ल जी प्रथम महाकाव्य और प्रथम महाकवि के रूप में भी चिन्हित करते हैं चंद्रवरदाई को, आप ये भी जानते हैं। पूछा जाता है कि इसमें किसका चरित गान है, तो पृथ्वीराज, राजा पृथ्वीराज का यहां पर गायन किया जाता है। फिर प्रश्न उठता है कौन से पृथ्वीराज, तो पृथ्वीराज तृतीय। साक्षात्कार के कितने प्रश्न बनते हैं उन पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। अब लेकिन एक प्रश्न यहीं पर तुरंत फिर उभरता है कि पृथ्वीराज रासो को कौन कौन से लोगों ने प्रामाणिक माना है, कौन से लोगों ने प्रामाणिक नहीं माना है, किन आलोचकों ने प्रामाणिक माना है, किसने नहीं माना है प्रामाणिक। ऐसे बिंदुओं पर भी चर्चा होती है आपके साक्षात्कार में, यह भी पूछा जा सकता है। इसलिए जोर देकर आप छोटे छोटे बिंदुओं को बहुत पक्का करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, आप अपने आप को आनंदित करेंगे, तभी चीजें व्यवस्थित हो पाएंगे। तो चलिए, मैं कुछ आपको यहां पर बताता हूं कि कैसे आप जानेंगे कि कौन कौन से लोगों ने, कौन कौन से आलोचकों ने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माना है। तो चलिए,
हम एक कुछ तुकबंदी देते हैं जिससे आप प्रामाणिक स्वरूप को जान पाएंगे। प्रामाणिक किसने किसने माना है, यह बिंदु आपके लिए है। मैं एक तुकबंदी देता हूं आपको, श्याम पांड्या मिश्री टाड। बस आपके समझने के लिए, मिश्री टॉड। तो कौन कौन से लोगों ने प्रामाणिक माना है, यहां से आपकी चीजें पक्की हो जाएंगी। कैसे, आप आइए, इस तुकबंदी को यदि आप याद कर लेते हैं तो आपको पक्का हो जाएगा कि कौन कौन से लोगों ने प्रामाणिक माना है। तो श्याम, तो ये हो गए श्याम सुंदर दास जी, श्याम सुंदर दास। पांड्या, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या जी हैं ये, और कोई नहीं है। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या जी हैं। इसके बाद तीसरे बिंदु पर हम बढ़ते हैं, तो ये साहब हैं आपके मिश्र बंधु जी हैं। ये कौन हैं, मिश्र बंधु जी हैं। और ये साहब आपके कर्नल टॉड हैं, कर्नल टॉड हैं, कर्नल टॉड। तो इतने लोगों ने प्रामाणिक माना है किसको, पृथ्वीराज रासो को। चंद बरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो को इतने लोगों ने प्रामाणिक माना है। आज आप पूरे मनोयोग से जुड़ेंगे, साक्षात्कार से संबंधित आदिकाल के प्रश्न आपके समाप्त हो जाएंगे। हम कल से भक्ति काल पर उतरेंगे। आशा है कि आप सबको समझ में भी आएगा। ऐसा नहीं कि बहुत जल्दीबाजी करने वाले हम, नहीं, जल्दीबाजी भी नहीं होगी। हम आगे प्रयास करते रहेंगे, चीजों से जुड़े रहेंगे, लगे रहेंगे कि आपको हर बिंदु समझ में आए। तो इस प्रामाणिकता को, पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को कितने लोगों ने माना है, कुछ सूक्ष्म यह तुकबंदी यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपकी चीजें बिल्कुल व्यवस्थित हो जाएंगी। श्याम पांड्या मिश्री टाड, श्याम पांड्या मिश्री टाड, श्याम से श्याम सुंदर दास जी हो गए, पांड्या से मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या जी हो गए, और मिश्री से मिश्र बंधु हो गए, टॉड से कर्नल टॉड हो गए। अब दो चीजें मैं पुनः यहां आपको बताना चाहूंगा, जोर देकर सभी विद्यार्थी अभ्यास करेंगे। यदि आप अभ्यास नहीं करते हैं तो वो चीजें नहीं व्यवस्थित हो पाएंगे। मैंने बहुत से विद्यार्थियों को देखा है कि वो साधु बोलते हैं, साधु नहीं है, वह शब्द साधु नहीं है, साधु है। आप हमेशा अपने बोलने के उच्चारण को सही करेंगे, साधु है। विष्णु बोलते हैं, विष्णु नहीं है, विष्णु है, विष्णु हरस्व का प्रयोग है, विष्णु है। टाड बोलते हैं, टाड नहीं है, टॉड है, टॉड। अंग्रेजी में ऐसे लिखा जाता है, आप ध्यान देंगे यहां पर टॉड है। जब टॉड है तो आप आगत आ का प्रयोग करेंगे, वहां पर देखिए कैसे लिखा गया है, कर्नल टॉड। इस बिंदुओं का भी आपको अभ्यास करना है, कोशिश करनी है, जानना है, अपने आप को बना लेना है। चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आगे लेकर चलते हैं हम आपको। हम अगले बिंदु की बात करते हैं। सबको आशा है कि समझ में आ जाएगा इतने बिंदु से। अगले बिंदु पर हम आपको ले चलते हैं, अप्रामाणिक कितने लोगों ने माना है, उधर की तरफ चलते हैं। अप्रामाणिक कितने लोगों ने माना है, अब उसकी बात करते हैं कि यह पृथ्वीराज रासो प्रामाणिक नहीं है, अप्रामाणिक है। तो चलिए इसकी बात करते हैं, अप्रामाणिक। अब यहां पर हम बात करते हैं, एक सूत्र पुनः हम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, राम बूलर ओझा, राम बूलर ओझा। आप यहां देखिए, आपकी चीजें लगभग तैयार हो जाएंगे। ये राम कौन है, ये रामचंद्र शुक्ल जी हैं। राम से तात्पर्य हो गया यहां पर रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। बूलर से डॉक्टर बूलर हो गए, डॉक्टर बूलर हो गए, पाश्चात्य विद्वान हैं। और ओझा से गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इनका पूरा नाम क्या है, गौरी शंकर, गौरी शंकर हीराचंद्र, हीराचंद ओझा। पूरा नाम हो जाता है गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इनका पूरा नाम। तो अब आप समझ गए, आप यहां भी देख लिए कि कौन कौन से लोग अप्रामाणिक मानते हैं। तो आचार्य शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या
पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानते हैं, यह भी बिंदु आप देख रहे हैं। पृथ्वीराज रासो को कहते हैं कि यह प्रामाणिक रचना नहीं है, अप्रामाणिक रचना है, यह भी बिंदु आपके लिए पक्का हुआ। बुलर, डॉक्टर बुलर भी मानते हैं कि यह पृथ्वीराज रासो अप्रामाणिक है, और गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी भी मानते हैं कि यह अप्रामाणिक है। बात अब उठती है केवल प्रामाणिक और अप्रामाणिक तक, यह पृथ्वीराज रासो नहीं सीमित रहता है। फिर प्रश्न क्या उठता है? प्रश्न ये उठता है कि क्या इतना ही है कि प्रामाणिक अप्रामाणिक? नहीं, एक कुछ विद्वान ऐसे बीच के खड़े होते हैं, सबको शायद समझ में भी आया होगा। प्रश्नों को आप नोट डाउन करते चलेंगे, आप इसको कहीं ना कहीं एक भाव में अपनी पुस्तिका पर लिखते हुए भी चलेंगे। अगला बिंदु आता है कि क्या अर्ध प्रामाणिक भी लिखने का स्वरूप है? तो हां, अर्ध प्रामाणिक भी माना गया है। तो चलिए हम अर्ध प्रामाणिकता की बात करते हैं। अर्ध प्रामाणिक किसने किसने माना है, अब इसकी बातें कर लेते हैं हम आपसे, तो आप प्रयास करेंगे समझने के लिए। अर्ध प्रामाणिक यहां पर आप देखेंगे, मैं पुनः आपको एक सूत्रात्मक तरीका बताता हूं, एक तुकबंदी बताता हूं। हजारी विजय चटर्जी। अब ये आप थोड़ा सा गौर करिए, आप कोशिश करिए कि किसने किसने क्या माना है, तो आप यहां तय कर पाएंगे। हजारी से आप यहां तय कर सकते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी से कौन हो गए? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अर्ध प्रामाणिक मानने वाले कहते हैं कि इसकी कुछ घटना, अर्ध प्रामाणिक का अर्थ क्या हुआ, पहले इसको आप समझ सकते हैं। अर्ध प्रामाणिक का अर्थ हुआ कि इसकी कुछ घटनाएं प्रामाणिक हैं व कुछ घटनाएं अप्रामाणिक हैं, अर्थात यह एक समावेशित रचना है जिसमें प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता दोनों को लेकर चला गया है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं कि यह अर्ध प्रामाणिक है, आधा प्रामाणिक है, आधा इसके तथ्य प्रामाणिक नहीं मिल पाते हैं। और मुनिजिन विजय से यहां तात्पर्य क्या हो गया? मुनिजिन विजय जी भी कहीं ना कहीं इस रचना को आपके मानते हैं कि यह रचना कैसी है। मुनिजिन विजय साहब भी कहते हैं कि क्या है यह आपकी यह रचना अर्ध प्रामाणिक है। और अगले व्यक्तित्व जो हैं चटर्जी हैं, वो सुनीत कुमार चटर्जी जी जाने जाते हैं। सुनीत कुमार चटर्जी जी इस रचना को, पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिकता के श्रेणी में रखते हैं। तो ये तो आपके प्रामाणिक अर्ध प्रामाणिक के स्वरूप हो गए। जो अलग अलग विद्वान मानते हैं तो आप पुनः देख लें, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनिजिन विजय, सुनीत कुमार चटर्जी, ये तीन लोग प्रमुख रूप से, जो प्रमुख नाम है मैं उनको बता रहा हूं, बाकी तो अन्य अन्य नाम हैं, उनको आप तैयार कर सकते हैं, मैं नहीं कहता, लेकिन साक्षात्कार में इतने ही प्रसिद्ध लोगों को पूछा जाता है आपसे। ये तो प्रामाणिकता की बात हो गई। फिर एक प्रश्न उठता है कि यह कितने संस्करणों में प्रकाशित हुआ था, संस्करणों का क्या स्वरूप था इसका? तो यह 4 संस्करणों में प्रकाशित हुआ था, जिस पर साक्षात्कार में विस्तृत चर्चा नहीं होगी। साहित्य की कक्षा में मैं आपसे बहुत विस्तृत चर्चा करूंगा, उस पर आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अगला प्रश्न उठता है कि यह कितने प्रकार के छंदों में लिखा गया है, कितने भागों में यह बटी है रचना। तो चलिए हम इसकी भी चर्चा आपसे कर देते हैं। तो आप देखेंगे 2 स्वरूप निकल कर आता है इसमें। यदि बात करते हैं कि छंदों की संख्या, कितने प्रकार के छंदों का यहां पर प्रयोग किया गया है, तो इसमें 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। पृथ्वीराज रासो एक ऐसी रचना है जिसमें 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया। साक्षात्कार का यह भी एक प्रश्न हो सकता है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, पूछा जा सकता है। अब दूसरी बात यह उठती है कि इसके भागों को क्या नाम दिया गया है, भागों को क्या नाम दिया गया है? तो इसके भागों को नाम दिया गया है समय। इसके भागों को नाम जो दिया गया है वह नाम है समय। जैसे आप श्री रामचरितमानस के भागों को देखते हैं, कांड नाम दिया गया है, कांड आप उसे कहते हैं। ठीक उसी प्रकार हम जो पृथ्वीराज रासो के भाग हैं उसको हम समय की संज्ञा देते हैं। बस इतनी सी बातें आपको जाननी थी। अब प्रश्न उठता है कितने समय में लिखा गया है, तो यह 69 समय में लिखा गया है। 69 समय अर्थात 69 भागों में
और 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग इस रचना में किया गया है। इसमें क्या है? इसमें पृथ्वीराज के शौर्य, वीरता व पराक्रम का गान किया गया है उनके राजाश्रित कवि कौन? चंद बरदाई द्वारा। एक कथन और जानने सुनने के लिए मिलता है। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान व चंद बरदाई ये बाल सखा थे। कहा जाता है इनका एक ही दिन जन्म हुआ था और मृत्यु भी दोनों की एक ही दिन हुई थी। ऐसी एक कहावत के रूप में, जनश्रुत के रूप में यह भी जानकारी मिलती है। तो इस तरह से आप अपने रासो साहित्य के कुछ प्रश्नों को जो आपके साक्षात्कार में पूछे जा सकते हैं, आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं। कुछ अगले बिंदुओं पर और चलते हैं हम लोग। आशा है कि सबको समझ में आ रहा होगा। हर बिंदु आप साक्षात्कार से पूछा जाता है गद्य साहित्य। साक्षात्कार में और क्या पूछा जाएगा आपसे? अगले बिंदु पर बढ़े हम। गद्य साहित्य, आवाज वगैरह ठीक ठाक जा रही सैलेंद्र जी? गद्य साहित्य, तो इसकी थोड़ी सी जानकारी आप लीजिए। गद्य साहित्य तो आचार्य शुक्ल जी कहते हैं, यहीं से आप प्रश्न उठता है। साक्षात्कार का कौन सा प्रश्न यहां पर आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको आप देखें, खूब अच्छे से गौर करें। कहा गया कि गद्य काल तो आधुनिक काल को कहा गया। गद्य काल प्रश्न साक्षात्कार का, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो या आपके हायर का हो, तो हायर के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण जीडीसी के लिए यह प्रश्न उठता है, लेकिन टीजीटी पीजीटी वाले भी कभी भी पूछा जा सकता है। चूंकि केवी पीजीटी में यह प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैं इसकी चर्चा विशेष रूप से जोर देकर करना चाहता हूं। जब प्रश्न उठेगा कि भाई आदिकालीन गद्य साहित्य, आदिकाल में यदि गद्य लिखा गया था तो गद्य काल आधुनिक काल को कहने की क्या आवश्यकता थी? क्यों आधुनिक काल को गद्य काल कहा गया? यह एक बड़ा प्रश्न उठता है आपका। तो इसका उत्तर हम कैसे और किस तरह से देंगे, इसके बारे में भी आपको जानकारी लेनी है। आप यहां ध्यान देंगे कि यदि गद्य काल आधुनिक काल को कहा गया तो आधुनिक काल में शुद्ध, परिनिष्ठित और केवल गद्य में रचनाएं लिखी गई, पद्य का समावेश उसमें नहीं हुआ फिर। लेकिन जो आदिकाल में गद्य मिलते हैं, 3 गद्य रचनाएं, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं कि वहां पर गद्य पद्य मिश्रित, गद्य का केवल लक्षण दिखाई पड़ता है, गद्य पद्य मिश्रित कहीं ना कहीं रचनाएं मिलती हैं, जिनको किन्हीं संदर्भों में हम चंपू कह सकते हैं, लेकिन वो काव्य नहीं था इसलिए चंपू नहीं कह सकते हैं। तो वह गद्य पद्य मिश्रित था, गद्य का वहां आविर्भाव सबसे प्रथम हुआ था। ऐसा नहीं कि वह स्वतंत्र केवल गद्य में रचनाएं, चूंकि पद्य का इतना प्रभाव था, केवल और केवल पद्य में रचनाएं लिखी और बोली जा रही थी, तो वहां उस समय गद्य का जब आविर्भाव होता है तो उसको नाम केवल गद्य साहित्य का दे दिया जाता है। आशा है कि सबको समझ में आया होगा इस प्रश्न का उत्तर खूब अच्छे से। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार संक्षिप्त रूप से सुने आप। प्रश्न उठता है, प्रश्न क्या आपका साक्षात्कार का बोर्ड करेगा, इसको आप पहले जान लीजिए। प्रश्न उठता है, आपसे पूछा जाएगा कि क्या आदिकाल में गद्य साहित्य लिखे गए? तो हां, उत्तर मिलेगा उसका हां, आप बताएंगे हां लिखा गया। फिर प्रश्न उठता है कि जब आदिकाल में ही गद्य लिखा गया तो आधुनिक काल का नाम आचार्य शुक्ल जी ने क्यों गद्य काल रख दिया? प्रश्न उठता है, उसका उत्तर अब मैं आपको अच्छे से बताता हूं। जो आधुनिक काल में गद्य साहित्य हमें मिला उसमें केवल शुद्ध गद्य, परिनिष्ठित गद्य, केवल और केवल गद्य में रचनाएं लिखी गई, इसलिए आचार्य शुक्ल जी ने गद्य काल नाम दिया। लेकिन जो आदिकाल में हमें गद्य मिलते हैं वो गद्य का एक पुट केवल हमें दिखाई पड़ता है आदिकाल में, कहीं ना कहीं पद्य का भी समावेश रहता है। इसलिए हम आदिकालीन रचनाओं को, 3 रचनाओं को, अभी मैं उसको भी बता रहा हूं आपको, गद्य तो कहते हैं लेकिन उनमें भाव कहीं गद्य का वैसा नहीं मिलता है कि संपूर्ण रचना गद्य नहीं होती है। तो इसलिए आप ऐसे बिंदुओं को भी जोड़ देंगे, समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो कौन कौन सी रचनाएं, मैं उनकी आपको एक तुकबंदी भी बताता हूं। रारो, उदा, वर्ण ज्योति, ये 3 पॉइंट आपके हो गए। अगर जितना आपने याद कर लिया तो आप गद्य रचनाओं को बना लेंगे।
कैसे? रारो। तो इस रचना का नाम क्या है? राउल बेली, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है राजविलास। राउर बेल कैसे याद करेंगे? देखिए, मैंने रारो को दो भागों में तोड़ दिया, फिर रा से राउर बेल और रो से क्या होगा? इसके रचनाकार कौन हो गए? रोड़ा कवि। राउर बेल, रोड़ा कवि, राउर बेली, रोड़ा कवि। रारो को दो भागों में तोड़ देते हैं, तो राउर बेल, जिसका अर्थ राजविलास होता है। तो राजविलास के रचनाकार राउर बेल के कौन है? रोड़ा कवि। बस इतना ही साक्षात्कार के लिए लगभग पर्याप्त होगा, ज्यादा अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही मैं बहुत प्रश्न आपको 3 दिन में बता दिया, साक्षात्कार के 4 दिन में। दूसरी रचना आपकी उक्ति व्यक्ति प्रकरण। दूसरी रचना आपकी, पुनः इसको हम तोड़ते देखिए दो भागों में, तो ऊ से क्या हो गया? आप यहां ध्यान दे सकते हैं, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो रचना का नाम क्या हो गया? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। और रचनाकार कौन हो गए? दामोदर दास। तो रचना उक्त व्यक्ति प्रकरण, रचनाकार कौन हो गए? दामोदर दास। अब तीसरी रचना आपकी हो गई वर्ण रत्नाकर। अब इसके रचनाकार कौन हो गए? ठीक इसी के साथ समाहित हैं, आप देख सकते हैं। तो कौन है इसके रचनाकार? ये हैं। तो कौन? आप यहां देख सकते हैं, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। शुद्ध लिखने की कोशिश करेंगे, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। क्या? वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर। वर्ण रत्नाकर किसकी रचना? ज्योतिरीश्वर ठाकुर की। फिर से एक बार तीनों रचनाओं को देखें आप अच्छे से। रारो पहली तुकबंदी, दूसरी उदा है, तीसरी वर्ण ज्योति है। राउर बेली। रारो का अर्थ क्या हो गया? राउर बेली, जिसमें रा का अर्थ राउर बेली, जिसका अर्थ होता है राजविलास। इसके रचनाकार कौन है? रोड़ा कवि हैं। इसमें एक बार गद्य की बातों को पद्य में कहा गया, फिर उसी बात को गद्य में लिखा गया है। उक्त व्यक्ति प्रकरण। अब यहां से थोड़े से प्रश्न आपके साक्षात्कार के उठ जाते हैं। उक्त व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? तो पहला ही उत्तर दामोदर दास की रचना है। उक्त व्यक्ति प्रकरण कैसा ग्रंथ है? यह श्रृंगारिक ग्रंथ है, लेकिन उक्त व्यक्ति प्रकरण यह व्याकरण की पुस्तक है। क्या है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्त जो आप बोलते हैं, व्यक्ति व्यक्त करते हैं, तो जो आप बोलते हैं या व्यक्त करते हैं उसके प्रकरण को आप देखिए, संस्कृत के पुस्तकों में कारक प्रकरण है, समास प्रकरण है, संधि प्रकरण है, कुछ ऐसा नाम दिया जाता है। तो उक्त व्यक्ति प्रकरण जो आप बोलते हैं, व्यक्त करते हैं, उस प्रकरण को जिसमें समझाया गया वह पुस्तक कौन सी है? वह उक्त व्यक्ति प्रकरण है। अब इसके रचनाकार कौन है? दामोदर दास। तो आप इसको खूब अच्छे से गौर करेंगे। तीसरी रचना आपकी आती है, तो यह व्याकरण की पुस्तक हो गई उक्त व्यक्ति प्रकरण। तीसरी रचना वर्ण ज्योति, जो मैंने कहा है, तो वर्ण से वर्ण रत्नाकर पुस्तक का नाम है, और ज्योति से ज्योतिरीश्वर ठाकुर। नाम को देख लेंगे, लिखना मिस नहीं होना चाहिए आपसे, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। तो रचनाकार ज्योतिरीश्वर ठाकुर। अब पुस्तक का स्वरूप क्या है, कैसे, ये भी कभी आपसे पूछा जाता है। तो वर्ण रत्नाकर, यह जो रचना है, कैसी रचना है वर्ण रत्नाकर? यह वर्ण रत्नाकर कोश ग्रंथ है। कोश, शब्द कोश, संग्रह, शब्दों का अर्थ बताया गया है यहां। मतलब वर्ण रत्नाकर, रत्नाकर का अर्थ रत्न आकर आप कहते हैं, अर्थात समुद्र को कहते हैं। तो वर्ण रत्नाकर वर्णों का जो समुद्र है, वर्णों का समुद्र अर्थात वर्णों का भंडार है जहां पर, अर्थात यह कैसी रचना है? कोश ग्रंथ है। तो पुनः हम यहां पर आपको लेकर चलते हैं। राउर बेल श्रृंगारिक रचना, उक्त व्यक्ति प्रकरण व्याकरण की रचना, और वर्ण रत्नाकर यह कैसी रचना है? कोश ग्रंथ है। तो तीनों गद्य साहित्य को और उसके रचनाकार को, इससे अधिक शायद आपसे कभी पूछा जाए, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब हम कुछ रचनाओं पर आपको और लेकर चलते हैं, जो आदिकाल से एक आधे दो और पूछी जा सकती हैं, उन पर भी थोड़ा सा गौर कर लीजिए आप।
क्या और सूक्ष्म रूप में उधर चर्चा पुनः होगी साक्षात्कार से संबंधित। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन कौन से लौकिक साहित्य हुए। तो लौकिक साहित्य में आप यहां ध्यान देंगे कि लौकिक साहित्य में तो जो अन्य फुटकल खाते में दो व्यक्ति आते हैं वो तो बहुत प्रसिद्ध होते हैं, विद्यापति और अमीर खुसरो, उनके बारे में भी और मैं आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन लौकिक साहित्य में कुछ और नाम आते हैं, जैसे मैं रचनाओं की बात करूं आपसे, वसंत विलास, वसंत विलास रचना यदि मैं लौकिक साहित्य के अंतर बात करता हूं तो महत्वपूर्ण हो जाता है। प्राकृत पैंगलम महत्वपूर्ण हो जाता है आपसे, और फिर आपसे बात किया जाता है संदेश रासक। इन तीन रचनाओं को आपको साक्षात्कार के लिए बना लेना है। लौकिक साहित्य में आती तो और रचनाएं, लेकिन जो साक्षात्कार से संबंधित है मैं उनकी बात कर रहा हूं यहां पर। अभी आप गौर करेंगे लौकिक साहित्य में इनकी गणना होती है। संदेश रासक, इसके बारे में तो खूब चर्चा की जाती है। संदेश रासक यह अब्दुल रहमान या अद्दाहमाड़ या अब्दुल रहमान, अब्दुल हसन बचपन का नाम उनका, की रचना है। अब्दुल रहमान उन्हीं का अपभ्रंशित नाम हो जाता है अद्दाहमाड़, जिसको आप जानते होंगे। अद्दाहमाड़ या अब्दुल रहमान, जिसको आप जान रहे हैं खूब अच्छे से। अद्दाहमाड़ या अब्दुल रहमान की रचना क्या है? संदेश रासक। संदेश रासक यह एक श्रृंगारिक वियोग परक रचना है, जिसमें किसका वर्णन है? विक्रमपुर की वियोगिनी का वर्णन है। विक्रमपुर नामक राज्य के एक नायिका होती है वियोगिनी के रूप में, जिसकी यहां चर्चा की गई है, जिसमें पोषित पतिका नायिका की कोटि का वर्णन किया गया है, जिसको आप देखकर जान सकते हैं। इतना ही साक्षात्कार के लिए पर्याप्त होता है, आपसे और नहीं चर्चा की जाती है। जो महत्वपूर्ण है मैं उतनी ही बातें आपसे कर रहा हूं। अगले बिंदु के लिए मैं आपसे बात करूं। अगला बिंदु कहता है आपका कि नहीं, हम थोड़ा सा प्राकृत पैंगलम की बात करते हैं। तो प्राकृत पैंगलम को लक्ष्मीधर ने संकलित करके प्रकाशित किया था, लेकिन इसमें किसकी किसकी रचनाएं हैं आप इसको देखेंगे। 4 लोग इसमें शामिल होते हैं, बब्बर, जज्जल, हरब्रह्म, लक्ष्मीधर। बब्बर, जज्जल, हरब्रह्म, लक्ष्मीधर, ये 4 लोग होते हैं। तो आप इसको भी गौर करेंगे, बब्बर, जज्जल, हरब्रह्म, लक्ष्मीधर। तो आप अच्छे से तैयार करेंगे प्राकृत पैंगलम के बारे में। इसके बाद हम आपसे कहें आपकी बसंत विलास जो रचना है, बसंत विलास, जिसके रचनाकार आज भी अज्ञात हैं। बसंत विलास रचना तो मिल गई हम लोगों को, हमारे शास्त्राचार्यों को रचना तो मिल गई, लेकिन यह किसकी रचना है, इसके रचनाकार कौन है? पहले चूंकि आत्मश्लाघा की प्रवृत्ति नहीं थी हमारे साहित्य में, इसलिए हम इसके रचनाकार के बारे में नहीं जान पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। कोई बिंदु हमारा ऐसा पक्का नहीं हो पाता है। तो खैर हम उधर ज्यादा प्रयास भी नहीं करते हैं कि हर बिंदु को उतना स्पष्ट समझ पाएं, देख पाएं, जान पाएं। खैर उनको हम जाने देते हैं। अगले बिंदु पर हम आपसे चर्चा करते हैं। अगला बिंदु जो आपका कहता है कि 2 व्यक्तियों के, अमीर खुसरो और विद्यापति के बारे में, यही 2 व्यक्ति और छूट रहे हैं आपके, जिनके बारे में आपको जान लेना है और कर लेना है, व्यवस्थित जान लेना है। तो कौन कौन से 2 व्यक्ति हैं? विद्यापति और अमीर खुसरो। विद्यापति और अमीर खुसरो के बारे में तरह तरह की बातें आप लोगों से की जाती हैं। तो पूछा जाता है, एक तो सबसे पहला प्रश्न जो आपका उठता है कि विद्यापति के बारे में जो कहा जाता है, मैं आपको जोड़ देकर बताना चाहता हूं यह बिंदु। कहा जाता है कि विद्यापति की जो श्रृंगारिकता है, यह विद्यापति से ना प्रारंभ होकर बीसल देव रासों से प्रारंभ होती है और आदिकाल में विद्यापति में ही आकर दिखाई पड़ जाती है यह, और विद्यापति से होते हुए भक्ति काल में प्रेमाख्यानक काव्य धारा में भी दिखाई पड़ती है जोड़ देकर, और इसके बाद रीति काल में तो इसका खूब प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो कहीं न कहीं विद्यापति का जो स्वरूप हमें मिलता है वह श्रृंगारिक रूप ही मिलता है, यह भी आप ध्यान देंगे, इसके बारे में बताएंगे। दूसरा प्रश्न जो उठता है वह पूछा जाता है विद्यापति का समय क्या है। तो विद्यापति का समय 14वीं शताब्दी है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब अगला प्रश्न जो उठता है, विद्यापति किसके आश्रय में थे? तो विद्यापति मूल रूप से शिव सिंह के आश्रय में थे, और राजा शिव सिंह के आश्रय में रहा करते थे विद्यापति, और उनके सुपुत्र चूंकि कीर्ति सिंह थे, तो कीर्ति सिंह भी शिव सिंह के सुपुत्र थे। तो कहीं ना कहीं उनके बारे में भी कहा जाता है, तो उनके भी आश्रयदाता एक प्रकार से थे।
अब इनके पिता का नाम अगर पूछा जाए तो विद्यापति के पिता का नाम गणपत ठाकुर था, ये भी आपको शायद पता है, सारी चीजें पता है। कहां? ये दरभंगा बिहार के बिस्पी के रहने वाले थे। ये दरभंगा बिहार बिस्पी के रहने वाले थे। इनके बारे में भी आप जानते हैं कि दरभंगा बिहार बिस्पी के, दरभंगा जिला है बिहार का, वहीं के रहने वाले थे। अगला बिंदु अगर मैं आपसे कहूं, कहीं ना कहीं विद्यापति में कृष्ण भक्ति का भी स्वरूप दिखाई पड़ता, कहीं ना कहीं नहीं, बहुत व्यापक रूप में, चूंकि विद्यापति पदावली में कहीं ना कहीं कृष्ण, भाई जयदेव की देववाणी की, जयदेव के देववाणी की स्निग्ध पीयूष धारा जो काल की कठोरता में समा गई थी, जयदेव से संस्कृत आचार्य, जयदेव से जो कृष्ण भक्ति प्रारंभ होती है, जो संस्कृत साहित्य काल की कठोरता में समा जाता है, संस्कृत भाषा काल की कठोरता में अर्थात लुप्त हो जाता है, वही तो विद्यापति के कोकिल कंठ में प्रकट होती है। विद्यापति के कोकिल कंठ में आप उसी को तो देखते हैं, यानी कि वह जो भक्ति की परंपरा थी आदि काल में विद्यापति में ही दिखाई पड़ती है, जिसके बारे में आप जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं, करते हैं। अगर हम कुछ और थोड़ा सा बात करें, पूछा जाता है कि जो अगला प्रश्न आपका महत्वपूर्ण होता है कि जो राजा शिव सिंह थे या कीर्ति सिंह थे, ये जब विद्यापति इनका आश्रय प्राप्त कर लेते हैं तो कहां के ये राजा थे, शिव सिंह और कीर्ति सिंह? तो ये तिरहुत के राजा थे। तिरहुत। यहां तक कि आप आचार्य शुक्ल जी की पुस्तक उठाइए, उसमें बहुत सी जगहों पर आपको मिलेगा, साफ साफ यही लिखा मिलेगा कि तिरहुत के विद्यापति, तिरहुत के नहीं होते हैं, दरभंगा जिला के बिस्पी के होते हैं विद्यापति। लेकिन चूंकि आश्रय इतने लंबे समय तक वो तिरहुत का प्राप्त करते हैं, शिव सिंह और कीर्ति सिंह का, कि वो तिरहुत के विद्यापति के रूप में जाने जाने लगते हैं। और आप इस बात पर गौर करते हैं कि तिरहुत के विद्यापति ही कहलाने लगते हैं वो धीरे धीरे, वो फिर बिस्पी के नहीं कहलाते हैं, वो दरभंगा के नहीं कहलाते हैं, तिरहुत के ही विद्यापति फिर वो कहलाने लगते हैं। अब एक बात और उठती है यहाँ पर कि इनको हम किस किस नाम से जानते हैं, तो आप यहाँ ध्यान देंगे, कोशिश करेंगे, इनको हम मैथिल कोकिल कहते हैं। मैथिल कोकिल क्यों कहते हैं? कहा जाता है कि इनका कंठ जो था वह कोकिला के समान था, कोकिला के समान मीठी आवाज में ये बोलते थे, मीठी आवाज में ये लिखते थे, तो इसलिए हम इनको मैथिल कोकिल कहते हैं। मैथिल कोकिल शब्द को आप अच्छे से गौर करेंगे तो अब क्यों नहीं केवल कोकिल कहा गया, क्यों मैथिल कोकिल कहा गया, अब इस शब्द पर भी थोड़ा सा आप गौर करेंगे। अब आप यहां अगर ध्यान देते हैं तो मैथिल भाषा में, मैथिली भाषा में ये लिखने की कोशिश करते थे, मैथिली भाषा में ही लिखा करते थे, इसलिए इनको मैथिल कोकिल कहा गया है। इस शब्द को भी आप अच्छे से गौर करेंगे, समझेंगे, प्रयास करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, इसको आप अच्छे से, मैथिल कोकिल इनको कहा गया। अब कवि अपरूप, अब एक प्रश्न ये भी उठता है कि कवि अपरूप क्यों कहा गया, अपरूप का कवि इनको क्यों कहा जाता है, कवि अपरूप क्यों कहा जाता है, ये सारे प्रश्न आपके साक्षात्कार के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो अपरूप का कवि या कवि अपरूप इसलिए कहा जाता है, रूप या सौंदर्य, इस शब्द को तो आप समझ रहे होंगे, रूप अच्छा रूप है, अपरूप कुरूप स्वरूप, तो अपरूप मतलब जो गड़बड़ रूप को दर्शाए, गड़बड़ यानी कि श्लील रूप को दर्शाए, उसे हम अपरूप कहते हैं। तो अपरूप विद्यापति के चाहे पदों में हो या अन्य स्वरूप में, उनकी रचनाओं में कहीं न कहीं श्रृंगारिकता का स्वरूप दिखाई पड़ता है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, अपरूप का कवि कहते हैं, जो कि साहित्य में श्रृंगारिकता का स्वरूप जो है वह वर्जित है, इसलिए इनको अपरूप का कवि कहा गया। नौ कवि शेखर क्यों इनको एक उपाधि और दी जाती है, नौ कवि शेखर की। नौ कवि, नौ मतलब नया, कवि मतलब जब ये नियुक्त होते हैं राजा शिव सिंह के यहाँ, तो इतनी प्रसिद्धि इनको मिल जाती है, नए कवियों में शेखर के रूप में, शिखर के रूप में, चोटी के रूप में हो जाते हैं, इसलिए इनको एक उपाधि क्या दी गई, नौ कवि शेखर की। कवि भूषण, इनकी एक उपाधि कहीं ना कहीं कवि भूषण की भी आती है। तो कवि भूषण ऐसा कवि जो आभूषण के रूप में हो, भूषण के रूप में दिखाई पड़ता है, इसलिए हम इनको कवि भूषण की भी उपाधि देते हैं। और क्या देते हैं, खेलन कवि, इनको खेलन कवि की भी उपाधि दी जाती है। राजा पंडित, कवि कंठाहार, राजा पंडित भी, पंडितों का राजा जो है, अर्थात विद्वान, चूंकि ये राजा शिव सिंह के आश्रय में थे,
तो ये पंडितों के, वहां विद्वानों के राजा के रूप में चिन्हित किए गए, इसलिए हम इनको राजा पंडित भी कहते हैं। और क्या, इनको कवि शेखर, कवि शेखर, कवि कुलशेखर, कवि कंठाहार, कवि कंठाहार क्यों कहते हैं? कवि, कवियों के कंठ के हार हो जाते हैं, ऐसी प्रसिद्धि इनको मिलती है, इसलिए हम इनको कवि कंठाहार के रूप में भी कहते हैं। अब अगला प्रश्न जो उठता है, ये मूलतः थे क्या? भाई कृष्ण की आराधना करते हैं पदावली में, लेकिन इस बिंदु को थोड़ा सा आप साक्षात्कार के लिए महत्वपूर्ण कर लीजिएगा कि ये जो आपके विद्यापति होते हैं ये मूलतः शैव थे। शैव से तात्पर्य हुआ भगवान शिव के उपासक होते हैं, इसलिए आप इस बिंदु को भी जोड़ देकर तय करेंगे। ये भगवान शिव के उपासक होते हैं, ऐसा नहीं कि वैष्णव या शाक्त हो कोई ऐसा स्वरूप दिखाई पड़ता है, भगवान शिव के उपासक होते हैं, इस बिंदु को भी आप जोड़ देकर तैयार करिएगा। और एक विद्वान तो आते हैं, अब इस पर भी थोड़ा सा हम गौर करते हैं, लेकिन मूलतः तो शय हो गए, लेकिन वैष्णव मानने वाले कौन हैं? तो विद्यापति को जो वैष्णव मानते हैं, एक विद्वान आपके आलोचक आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जो विद्यापति को मूलतः क्या वैष्णव मानते हैं, इस बिंदु को आप अच्छे से गौर करिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी वैष्णव मानते हैं। लेकिन एक विद्वान आते हैं जो पाश्चात्य विद्वान है, कहते हैं कि विद्यापति जी की रचनाओं में कहीं ना कहीं रहस्यवाद दिखाई पड़ता है, तो इसलिए रहस्यवादी भी मानने वाले विद्वान हैं विद्यापति को, अर्थात ग्रियर्सन साहब कहते हैं कि विद्यापति क्या हैं? रहस्यवादी हैं। लेकिन कौन कौन श्रृंगारिक मानते हैं? राम राम राम। पहले तो आप ऐसा कर लेंगे, विद्यापति को जो लोग श्रृंगारिक मानते हैं, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा और राम वृक्ष बेनीपुरी, ये क्या विद्यापति को श्रृंगारिक मानते हैं, कहते हैं कि विद्यापति की रचनाओं में कहीं ना कहीं तो श्रृंगारिकता है। और कौन? शिव बाबू श्याम। तो शिव प्रसाद सिंह, बाबूराम सक्सेना साहब भी क्या मानते हैं विद्यापति को कि ये श्रृंगारिक हैं, इनकी रचनाओं में कहीं ना कहीं श्रृंगार दिखाई पड़ता है। ऐसे बिंदुओं को भी आप गौर करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, बनाएंगे। अब हम थोड़ा सा विद्यापति की कुछ संस्कृत रचनाओं के बारे में भी आपसे चर्चा करते हैं, वो तो नहीं पूछी जाती हैं। विद्यापति की कुछ कुल आप देखते हैं 14 रचनाओं के बारे में चर्चा की जाती है, लेकिन जो मूल रचनाएं आपसे पूछी जाती हैं वो 3 ही हैं। कौन सी हैं? आपकी हिंदी की कीर्तिलता, कीर्ति पताका और विद्यापति पदावली। उन 14-13 रचनाओं को कभी आपसे उस स्तर का नहीं पूछा जाता है। वैसे तो 13 रचनाएं, एक नाटक, मिलाकर 14 रचनाएं इनकी संस्कृत की होती हैं, जिसको आप देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। उसके बारे में तो हम बहुत ज़्यादा आपसे चर्चा नहीं करेंगे, उधर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, नहीं तो चीज़ें आपके इधर उधर हो जाएंगे। एक प्रश्न और बनता है कि विद्यापति की भाषा को अवहट्ट किसने कहा है? यह भी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण बनता है, हो सकता है साक्षात्कार में कभी पूछा जाए, तो आप यहां गौर करेंगे, कोशिश करेंगे जानने के लिए कि विद्यापति की भाषा को अवहट्ट स्वयं विद्यापति ने कहा है। अपनी भाषा को अवहट्ट स्वयं विद्यापति ने कहा है। कैसे कहा है? इस पंक्ति को आप सुने, समझें और जानें। देसिल बैना सब जन मिठा, तौ तैसो जपौ अवहट्टा। स्वयं विद्यापति की यह पंक्ति है। विद्यापति जी कहते हैं देसिल बैना सब जन मिठा। किस देशिल बैना से तात्पर्य क्या हो गया? देसी बानी, बैना का अर्थ हो गया यहां पर वाणी, वाणी अर्थात वाणी। देसी वाणी सब जन मिठा, सभी लोगों के लिए मीठा है। अब अवहट्ट को ही देशी बानी यहां कहे हैं वो, तो देशिल बैना सब जन मिठा, तो तैसो जपौ अवहट्टा। इसलिए हम अपने ही अवहट्ट को जपते हैं, अपने लिए बनाते हैं, अपने लिए करते हैं, तो हमारी देशी वाणी ही सबसे अच्छी है, जिसको हम अपने लिए अर्थात अपने अवहट्ट को सबसे मीठी वाणी के रूप में समझते हैं। तो एक तो यह भी आपके साक्षात्कार के लिए प्रश्न हो जाता है, जिसको आप समझते हैं। अगला प्रश्न उठता है एक और, जो पीछे की तरफ आपका होना चाहिए था। यदि अपरूप का कवि कहा गया, ठीक है, अच्छी बात है, मैं मानता हूं अपरूप का कवि कहा गया, तो किसने कहा था? तो विद्यापति को अपरूप का कवि आलोचक बच्चन सिंह ने कहा था। यह भी पॉइंट आपको देखना था। लेकिन श्रृंगार या वाक रस का सिद्ध कवि, श्रृंगार
या वाक रस का सिद्ध कवि विद्यापति को किसी ने कहा है, वह वाक रस का सिद्ध कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि श्रृंगार व वाक रस के सिद्ध कवि कौन हैं? विद्यापति हैं। ये भी बिंदु आपके महत्वपूर्ण होते हैं, जिसको आपको समझना, देखना, जानना होता है। इस बिंदु को भी आपको बनाए रखना है, करना है, जरूर कोशिश करनी है। हम आपको अब थोड़ा सा आपके अमीर खुसरो की तरफ ले चलते हैं। अमीर खुसरो के समय के बारे में बात की जाती है। अमीर खुसरो कब? 1255 ईस्वी। आप जरूर तैयार करेंगे। आप इस समय को लेकर बहुत व्यवस्थित रहेंगे, क्योंकि कभी भी पूछा जा सकता है आपसे कि अमीर खुसरो का समय क्या है। तो 1255 ईस्वी। बहुत ज़्यादा तो नहीं चर्चाएं होती हैं, लेकिन जो मूल रूप से चर्चा होती है कि अमीर खुसरो का समय 1255 ईस्वी। कितने राजाओं का समय देखते हैं ये, तो कई राजाओं का समय। अमीर खुसरो के बारे में यह भी कहा जाता है कि अमीर खुसरो साहब अपने राजाओं के आश्रयदाता के साथ युद्ध में भी जाया करते थे। युद्ध में जाकर वो संघर्ष किया करते थे, अपने राजा का मार्गदर्शन किया करते थे। ये भी स्वरूप दिखाई पड़ता है, पढ़ने लिखने को मिलता है। एक बड़ा प्रश्न जो आपके जीडीसी, हायर और टीजीटी या पीजीटी में पूछा जा सकता है साक्षात्कार में, वह यह है कि क्या अमीर खुसरो रुबाइयां लिखने वाले, जो फारसी काव्य लिखने वाले अमीर खुसरो थे, और जो आपके लौकिक छंदों में लिखने वाले अमीर खुसरो हैं, क्या वो दोनों एक हैं? यह भी प्रश्न आपका उठता है। तो नहीं, वे दोनों एक नहीं है, ऐसा पक्का मिला है। लेकिन चूंकि प्रामाणिकता कहती है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो लौकिक साहित्य और फारसी पर ऐसा कैसे लिख सकता है एक साथ, लेकिन जो हमें अंत में अपने साहित्य के माध्यम से मान लेना हुआ, विवाद को आगे ना बढ़ाते हुए वह तय कर लिया गया कि नहीं, वे दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई ऐसा अंतर नहीं है। अंत में हम अपने साहित्य के माध्यम से मान लिए, जान लिए कि अमीर खुसरो एक ही हैं, जो दोनों के रूप में ये रुबाइयां लिखते हैं, कहीं गजल भी लिखते हैं, ये दो सुखने लिखते हैं, और क्या दो सुखने पहेलियां कहीं ना कहीं लिखते हैं। तो आप थोड़ा बहुत कुछ करके तैयार कर लीजिएगा इनका। जैसे मैं आपको एक इनकी रुबाइयों के बारे में बात करता हूँ, एक गजल के बारे में। जेहाल मिस्की मुकुंद तगाफुल, दुराए नैना बनाए बतिया। आप यहाँ पर देखिए, अर्थ तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको बस थोड़ा सा एक दो पंक्तियां आपको तैयार कर लेनी है। जैसे दो सुखने के बारे में मैं आपसे बात करूं, आप अगर दो सुखनों की विशेषता क्या होती थी, यह भी प्रश्न आपका उठ सकता है। दो सुखने में दो पंक्तियां मिलती थी, दो पंक्तियों में कारण दिया जाता था और तीसरी पंक्ति में उसका उत्तर दिया जाता था। तीन ही पंक्ति में दो सुखनों का निर्माण होता था। जैसे मैं आपको एक बताता हूं, पान क्यों सड़ा घोड़ा क्यों अड़ा। पहली पंक्ति में पान क्यों सड़ा घोड़ा क्यों अड़ा, दूसरी पंक्ति में, तीसरी पंक्ति में मिलता है उसका उत्तर, फेरा ना था। फेरा ना था, यह दो सुखने हो गए। दो सुखने का उत्तर तीसरी पंक्ति में मिलता था। पान अर्थात क्यों सड़ जाता है, आप इसको देखे होंगे। पान पर यदि आप उसको फेरते नहीं हैं, जो जल का छिड़काव करते हैं, फर्मेंटेशन हो जाता है उसमें, पान की पत्तियां सड़ जाती हैं, तो उनको फेरना होता है, ऊपर नीचे करना होता है, जिससे वो कुछ वायु उनमें चले जाएं और अच्छे से उनका फर्मेंटेशन ना हो, पत्तियां ना सड़े। तो पान क्यों सड़ा, फेरा ना था। और घोड़ा क्यों अड़ा, घोड़े की नशी कही जाती है कि यदि आप उन पर मसाज नहीं करते, मसाज मतलब उसको रगड़ा जाता है घोड़े की नसों को, तो अगर उनके पांव को और घोड़ों को रगड़ा नहीं गया है, फेरा नहीं गया, उन पर हाथ नहीं फेरा गया है, तो घोड़ा रुक जाता है। अच्छे धावक घोड़े रुक जाते हैं, अर्थात वो अच्छे से नहीं दौड़ पाते हैं। तो उत्तर मिल गया, फेरा ना था। एक मैं पहेली की बात करता हूं, जो अमीर खुसरो साहब की प्रसिद्ध पहेली के रूप में जाना जाता है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। यह पंक्ति आपकी पूछी जाती है कि यह क्या है, तो यह पहेली है। कैसे, आप इसको देख सकते हैं। एक थाल, आसमान को यहां बताया गया कि आसमान एक थाल के रूप में है और उसमें मोतियां क्या हैं, उसके तारे मोती के रूप में हैं। तो एक थाल मोती से भरा, यह थाल मोती से भरा हुआ है, तारों से भरा हुआ है, और सबके सिर पर औंधा धरा। यह आसमान तो भाई सबके सिर पर है, सबके सिर पर औंधा रखा हुआ है। चारों ओर वह थाल फिरे, वह थाल चारों ओर फिरता है, चारों तरफ घूमता है, चारों तरफ है।
लेकिन मोती उससे कोई भी तारा नहीं गिरता है, कोई भी मोती उससे नहीं गिरता है। या मैंने एक पंक्ति और आपको अभी पीछे अर्थ के रूप में भी बताई थी, जब आजकालीन पंक्तियों का अर्थ मैं आपको बता रहा था। तरुअर से एक तिरिया उतरी, उनने बहुत रिझाया, बाप का उससे नाम जो पूछा, आधा नाम बताया, आधा नाम पिता पर प्यारी, बूझ पहेली गोरी, अपना नाम न बोली निबोरी। अब इसके माध्यम से आप देख सकते हैं, तरुअर से एक तिरिया उतरी, एक स्त्रीलिंग शब्द की बात की गई है यहाँ पर। जो नीम है उसकी फली को निबोरी कहा जाता है, तो नीम की फली जब टूट कर गिरती है तो स्त्रीलिंग निबोरी हो गया। तरुअर से एक तिरिया उतरी, वह वृक्ष से टूट कर निकल जाती है, नीचे गिरती है वह निबोरी फली नीम की। और तरुअर से एक तिरिया उतरी, उनने बहुत रिझाया, रिझाया मतलब उसका रंग रूप आकार अच्छा है देखने। चलिए ठीक है, इस पंक्ति का अर्थ हम लोग समझ लेते हैं, इसी के साथ कक्षा अपनी समाप्त कर देते हैं और आदिकाल के साक्षात्कार के लगभग प्रश्नों को भी हम लोग यहीं पर समाप्त कर लेंगे। तो तरुअर से एक तिरिया उतरी, उनने बहुत रिझाया, वृक्ष से एक फली वह निकलती है जो बहुत अच्छी होती है, देखने में अच्छी लगती है, और बाप का उससे नाम जो पूछा, आधा नाम बताया। क्योंकि मैं पंक्ति का अर्थ बहुत व्यवस्थित आपको बता चुका हूँ। जब मैंने उसके पिता का नाम पूछा तो उसने आधा नाम, निबोरी निम्ब, निम्ब मतलब नीम, निबोरी तो आधा नाम बताया। आधा नाम क्या है? आधा नाम पिता पर प्यारी। वह आधा नाम किस पर है? पिता पर, निम्ब। आधा नाम पिता पर प्यारी, बूझ पहेली गोरी, तो बूझ इसको कि यह क्या है, लेकिन अपना नाम न बोली निबोरी। वह अपना नाम निबोरी पगली, वह अपना नाम नहीं बोलती है। यही इस पंक्ति का अर्थ है। इसी के साथ हम लोग अपनी आदिकालीन साक्षात्कार के प्रश्नों को समाप्त करते हैं। धीरे धीरे आपकी चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी, आशा है। आपको अगर जहां भी दिक्कत होती है आप उनसे प्रश्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक अगली कक्षा में हम लोग आपसे व्याकरण की कक्षा में पर्याय के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।